साथियों, मैं विद्यार्थी नॉलेज कुमार। आज आपको हम इस वीडियो में लूसेंट बुक का सीरीज पार्ट बाय पार्ट करके ला रहे हैं, जिसमें एंसेंट हिस्ट्री को हम ला रहे हैं इसमें। और इसमें देखिएगा, पहले आपको हम क्या करेंगे, पहले पढ़ाएंगे छोटे छोटे पीडीएफ, इसको हम बना लिए हैं और इसमें आपको पढ़ाएंगे। बहुत ही शॉर्ट लिस्ट करके बनाया गया है। और पढ़ाने के बाद में इसमें आपको हम क्या करेंगे, लास्ट में आंसर शीट भी इंक्लूड कर दिए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर दिए हैं। तो आप जरूर से जरूर लगाइए, इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। थोड़ा हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि पूरे एंसेंट को शॉर्ट लिस्ट करके हम समाप्त करने का प्रयास किए हैं। और इस वीडियो को आप पूरा वॉच करिए, पूरा देखिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। और ये हम अपने समझ से जितना अच्छा हो सके उतना, जैसे हम पढ़ते हैं उस तरह से आपको हम बताने का प्रयास किए हैं। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह का कमी रह जाती है, किसी भी तरह का आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेरी रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। हम प्रयास करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। चलिए आइए, हम ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और पूरा वीडियो को देखिए। पूरा वीडियो को देखने के बाद में आप अंत में समझ जाएंगे कि बहुत ही आसान रहा। किसी भी क्लास का विद्यार्थी, कोई भी क्लास का विद्यार्थी आराम से लगा सकता है। तो आइए, आप स्क्रीन पर ले चलते हैं आपको। चलिए, तो फाइनली हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिए क्या करिएगा, पूरे लेक्चर में आपको कुछ नहीं करना है। पूरे लेक्चर को आप एक बार सुनिए और जहाँ जहाँ हम हेडलाइन कर दिए हैं, चिन्ह लगा दिए हैं, वहाँ वहाँ आप विशेष ध्यान दीजिएगा। हम वहाँ भी हेडलाइन करके दिखाते चलेंगे। जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट में बताइएगा। और दोबारा वीडियो को जब देखिएगा तो आप आंसर शीट लगा के पहले में देख लीजिएगा कितना आपका गलत हुआ, कितना सही हुआ। अब देखिएगा, इसी से आंसर शीट भी आएगा आपका। उसके बाद में दोबारा जब वीडियो देखिएगा तो जहाँ कहीं गलत होगा तो कॉपी कलम पे आप लिख के अपना नोट बना सकते हैं। तो आइए, यहाँ से हम भारत का इतिहास स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा जहाँ जहाँ हेडलाइन है वहाँ समझेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुंदर तक फैला यह उपमहाद्वीप है, भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किसके नाम से ज्ञात है? भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। देखिए, महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा निवासी को भारती कहा गया है। देखिए, भारत की संतान कहा जाता है भारत वाले को। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था, राजा दुष्यंत का ये था भरत, उन्हीं के नाम पर यह भारत पड़ा था। जम्बूद्वीप, ये सब तो आप जानते हैं, जामुनों का वृक्ष है इसलिए इसे बोला जाता था जम्बूद्वीप। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इद्दे क्यों कहते हैं इसको, इद्दे यानी हिंद क्यों कहा जाता है, इद्दे क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे करेगा। तो यूनानी इसे इद्दे और अरब इसे, देखिए यूनानी इसे इद्दे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि किस समय इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा, तो मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द है, हिंदुस्तान जो शब्द है फारसी शब्द है। हिंदू से बना यूनानी शब्द इद्दे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। देखिए, हिंदू शब्द जो बना है यूनानी के आधार पर इद्दे, उसे इंडिया अंग्रेज ने कहा था सबसे पहले। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर दक्षिणी दो भागों में बांटता है। क्वेश्चन पूछेगा किसकी, तो विंध्य की, याद रखिएगा, विंध्य की पर्वत श्रृंखला दो भागों में बांटता है, उत्तर और ये यूरोपीय भारत में इतना भाषाई को लेकर बांटता है। फिर देखिए यहाँ क्या करा है कि दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोले जाने वाली की बहुमत है। और नीचे आइएगा तो इसमें ये थोड़ा कुछ बारे में बताया है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जहाँ हम चिन्ह लगा रहे केवल वहीं आपको ध्यान देना है, हर जगह ध्यान नहीं देना है। देखिए, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियर्स को दिया जाता है, जिन्होंने 1638 से लेकर 1707 एडी, एडोन नोनी बोला जाता है, एडोन नोनी इसको बोला जाता है, को कहा जाता है। इतना याद रखिएगा, किसको?
कौन 3 भागों में इतिहास को बांटा था? सबसे पहले जर्मन इतिहासकार थे क्रिस्टोफर सेलियर्स। तो आइए अब फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत। ये तो कुछ था कि भारत के बारे में, भारत का इतिहास, भारत कैसे क्या हुआ। अब देखिए प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, इसमें मेन जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को हम ले लिए हैं। देखिए इसमें क्या करें। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा वैदेशिक ग्रंथ और चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, यानी पुराना जो चीज़ मिला हुआ है, जो भी साक्ष्य मिला हुआ है उसके आधार पर। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ आए तो देखेंगे कि भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ क्या कहलाया है? वेद। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत का सर्वप्रथम प्राचीन सबसे पुराना ग्रंथ कौन है? तो ग्रंथ कौन है? तो वेद है। इसके संकलनकर्ता ऋषि वेदव्यास यानी कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद जो है वसुवैधव कुटुंबकम का उपदेश देता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। वेद किसका उपदेश देता है? वसुवैधव कुटुंबकम का। अब यहाँ आइए, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य अपौरुष मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद है। चारों वेदों को क्या कहते हैं? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। देखिए पहले ही से हम पॉइंटिंग करके रखें। यहाँ देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन कर रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। आइए अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, बस इतना याद रखिएगा, 10 मंडल, 1028 सूक्त व लिखित जो सूत्र है 11 उसके सहित जोड़कर होता है और 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितना क्या है, ये थोड़ा सा आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे इसमें देखते हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। इसमें जो पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, इसे होत्री कहा जाता है। अब इसमें करें कि इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर के महिमा के बारे में इस वेद में मिलता है। इस वेद का रचना विश्वामित्र ने किया था। तीसरे मंडल में देवता सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। किस मंडल में? तीसरे मंडल में। 9वें मंडल को क्या कहते हैं? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा, खील कहा जाता है। तो आगे चलिए इसमें बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन करेगा कितने मंडल है? 10 मंडल है, तो इतना ध्यान रखिएगा। और 10वें मंडल में फाइनली क्या करता है? वर्णित पुरुष सूक्त के बारे में बताया है, जिनके अनुसार 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं हम लोग, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आदि पुरुषों के ब्रह्मा मुख से, देखिए मुख से क्या है? ब्रह्मा, भुजाओं से, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से। तब मुख से कौन है जी? तब मुख से आपका है ब्रह्मा। और भुजाओं से देखिए यहाँ क्रम बना दिया है। भुजाओं से कौन है? क्षत्रिय। उसके बाद जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे जब आइएगा तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा, देखिए यहाँ आपको बता रहे हैं ऋग्वेद के कई परिच्छेद में अधन्य शब्द का उपयोग गाय के लिए किया गया है। बस इतना ध्यान रखना है, गाय के लिए किया गया है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों का वर्णन करता है। व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेष धारकों को स्पष्ट भेद करता है। एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जो गिनती होती थी उल्टा गिनती होती थी, जिसे बिफोर ऑफ जीसस कहा जाता है। जैसे गौतम महात्मा बुद्ध का जन्म देखिएगा कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उल्टा गिनती होती थी ईसा मसीह के जन्म के पहले।
अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पूछेगा ऋग्वेद में वामन अवतार के तीनों पगों की व्याख्या की गई है, और ये ऋग्वेद में ही की गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद में शतपथ ब्राह्मण का, देखिए एक चीज याद रखिएगा, प्राचीन जो साहित्य के उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है, उसके बाद में दूसरा में मिलता है शतपथ ब्राह्मण। अब क्वेश्चन करेगा शतपथ ब्राह्मण का रचयिता कौन थे? तो याज्ञवल्क थे, याद रखिएगा याज्ञवल्क। अब आते हैं दूसरा अजुर्वेद में। हम लोग ऋग्वेद में बस इम्पोर्टेंट जो है वही पढ़ना है, सभी नहीं पढ़ना है। अजुर्वेद में क्या है कि इसमें देखिए करे कि बलि का और मंत्रों का जो अनुष्ठान के समय मंत्र पढ़े जाते हैं उसका है। अजुर्वेद के जो पाठ्यकर्ता है उसे आधारायु कहा जाता है, अधर आयु कहा जाता है इसके पाठ्यकर्ता को। और यह जो है गद्य और पद दोनों में उपस्थित है। ये जो मात्र क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में, अजुर्वेद। आइए साम वेद किसे कहते हैं? तो साम वेद क्या है कि शाम का शाब्दिक अर्थ है गान करना। साम वेद का मतलब क्या है कि मंत्रों या बड़े बड़े पूजा पाठ होते थे पहले, आज भी होते हैं कहीं कहीं, तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है, ये गान के लिए उपयोग होता है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? उदारायु कहा जाता है। और इसके संकलनकर्ता ऋग्वेद पर आधारित है। याद रखिएगा भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है, इतना ध्यान रखना है। सामवेद में और अथर्ववेद में, सामवेद में और आजुर्वेद में किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक घटना नहीं मिलता है, ध्यान रखना है। चलिए अथर्ववेद आ जाते हैं। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। और ये देखिए ये थोड़ा सा सेक्शन अलग है, इसको हम अलग कर देते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसमें 731 मंत्र है और 6000 पद है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। जादू टोना टोटका इसके लिए इस अथर्ववेद का उपयोग किया जाता है, मंत्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या किसी को वशीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रोग में कौन सा दवाई काम करेगा उस समय ये आपका अथर्ववेद में ये सब चर्चा की गई है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद के पाठ्यकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है, इतना ध्यान रखना है। अथर्ववेद के पाठ्यकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। चलिए आगे फटाफट थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, और कुरु देश का इसमें समृद्धि का चित्रण किया गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है। अथर्ववेद में सभा और समिति को। सबसे प्राचीन वेद देखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 प्रकार के वेदांगों की रचना हुई है। ये 6 कौन है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, यहाँ देखिए निरुक्त और छंद, ये 6 प्रकार के हैं। किसको? वेद को भली भांति समझने के लिए 6 प्रकार के वेदांगों की रचना की गई। भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध पुराणों से मिलता है। पुराण, अब पुराण कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के। इसके रचना कौन किया? लोमहर्ष और उनका पुत्र उग्र सर्वा ने किया था। पुराण जो प्रामाणिक पुराण है सबसे अच्छा माना जाता है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, भागवत पुराण, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। देखिए अब यहाँ कुछ बताया गया कि जब वेदों को भली भांति पढ़ने के लिए जब अनुमति नहीं दिया जाता था तो स्त्रियां क्या करती थी, जो पुराणों की चर्चा कर रहे थे कोई भी ब्राह्मण द्वारा किया जा रहा था, तब मंदिर में बैठ के स्त्रियां सुन सकती थी। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में प्राप्त होती है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। जिसमें देखिएगा जुआ और शराब की भांति, मैत्रेयी संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। लेकिन वहीं देखिएगा शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को, याद रखिएगा ये सब इम्पोर्टेंट है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में। जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति में सबसे प्रामाणिक और पुरानी कौन स्मृति मानी जाती है? तब मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। बस इतना
आगे ये जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनायन प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। अब हीनायन पूछेगा आपसे कि ये किससे है संबंधित, तो जातक यानी बौद्ध से संबंधित है, बुद्ध से बोलते हैं। हीनायन महायान ये मिलेगा आपको, तब बुद्ध चरित्र के बारे में। अब यहाँ आते हैं जैन साहित्य को क्या कहा गया है, तो आगम कहा गया है। बस इतना ज़्यादा जहाँ इम्पोर्टेंट, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कौटिल्य विष्णुगुप्त किसको कहा गया है, तो ये चाणक्य को कहा गया है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी जिसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण इसमें था। मौर्यकालीन युग की इसमें चर्चा मिलता है इसके बारे में। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पाणिनि अष्टाध्यायी का लेखक कौन है, पाणिनि है। यह एक संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इतना ध्यान में रखना है। और ये मौर्य युग का जो है मौर्य युगीन जानकारी अवस्था इसमें मिलता है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन का जो है गार्गी संहिता वो ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो चलिए अब यहाँ आते हैं आगे, आपको हम बताते हैं इसमें। देखिए यहाँ विदेशी, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पतंजलि के समय पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अब क्वेश्चन पूछेगा पतंजलि क्या थे, तब पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित से, इतना आपको ध्यान रखना है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अब यहाँ थोड़ा सा हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं। अब देखिए जितने आगे बढ़िएगा वीडियो इंटरेस्टिंग होते जाएगा। आप यहाँ थोड़ा सा ट्रिक को देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ मिस मत करिएगा। यहाँ आप बहुत ध्यान से देखिए। देखिए आप पूछेगा कि यूनानी रोमन लेखक कितने आए थे, तो यूनानी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना, तो ध्यान रखना है 9 आए थे। बस इतना ट्रिक में आपको याद रखना है। पहला कौन था, हेटेसियस था, टेसियस था, यह ईरान का राजवैद्य था। ये थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नीचे आइए आप बताते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, हेरोडोट्स इतिहास का पिता इन्हीं को कहा जाता है। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक इन्होंने 5वीं शताब्दी में लिखा था। उसके बाद में सिकंदर आया था, तो सिकंदर के साथ में निर्याकस आया था, अरिस्टेरा आया था, उसके बाद में अरिस्टोबुल्स आया था। इनके साथ में कितने आए, देखिए यहाँ उसके बाद में कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था। ये चौथा नंबर पर, टोटल 9 को हम आपको बताएंगे। मेगास्थनीज आया था, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बस इतना खाली आपको याद रखना है। इंडिका नामक पुस्तक इन्हीं ने ही लिखा था। ये सब कहाँ के लेखक था, यूनानी लेखक था, आपको याद रखना है। रोमन लेखक किसी भी कहा जाता है। डाइमेकस आया था, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था ये, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में डायनोसियस आया था, तो डायनोसियस जो आया था यह मिस्र देश का था और यह अशोक के दरबार में आया था। उसके बाद में 7वां में कौन आया था, टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक को लिखी थी। उसके बाद में कौन आया, प्लिनी आया। तो प्लिनी जो आया था प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा था, जिसमें पेड़ पौधे के बारे में। 9 नंबर पर जो आया था पेरिपल्स ऑफ द इथरेंसी, ये एक पुस्तक है, लेकिन पता नहीं चला कि ये कौन लिखा था। तो देख रहे हैं 9 यूनानी 9 याद रखिएगा। उसके बाद में चीनी लेखककार है, तो बस 4, इसका ट्रिक याद रखिएगा। चीनी लेखक 4, कितने, चीनी लेखक 4। तो इसके लिए देखिए आपको हम बता रहे हैं, पहला कौन आया था, फाहियान आया था, यह चीनी यात्री था। नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के, गुप्त नरेश के एथी से आया था ये, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 14 वर्षों तक ले ये भारत में भ्रमण किया। ये सब किया वो आते थे, आगे हम आपको बताएंगे यहाँ भारत में आने का। दूसरा कौन सा, संयुगन, ये 3 वर्षों तक रहा, 518 ईस्वी ईसा पूर्व में ये आया था। उसके बाद में देखिए कौन आया था, तो उसके बाद में हेनसोंग आया था। देखिए यहाँ हेनसोंग, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हेनसोंग आया था। तो हेनसोंग के बारे में आपको खाली इतना याद रखना है कि ये लगभग जो है
15 वर्षों तक ले रहा और भारत में सबसे पहले 629 ईसा पूर्व में आया और उसके बाद में याद रखिएगा इतना में लौट गया, ये 645 ईसा पूर्व में लौट गया। जब ये हेनसोंग आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो थे अध्ययन करने के लिए आया था उस समय, और ये पूरे जो रास्ता घुमा अपने पूरे वृत्तांत को जो लिखा उस पुस्तक का नाम था सीयूकी। जिस समय ये आया था उस समय हर्षवर्धन था शासन यहाँ का, याद रखिएगा हेनसोंग के समय हर्षवर्धन था भारत का शासन, हर्षवर्धन के समय आया था। और उस समय एक और क्वेश्चन पूछता है कि हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शीलभद्र थे, याद रखना है शीलभद्र थे। और उसके बाद में चौथा कौन आया था, इति सिंह आया था, 7वीं शताब्दी में आया था। उतना इम्पोर्टेंट है, बस चीनी यात्री 4 गो, आरबी का नाम आ रहा है तो 2 गो, बी आ रहा है ना तो 2 गो याद रखिएगा, मात्र 2। तो पहला कौन आया था, अलबरूनी आया था। अलबरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीये ए हिंद नामक, जिसे भारत की खोज पुस्तक को लिखा था, और उसके बाद में 80 अध्याय में इस पुस्तक को लिखा गया था। उसके बाद में इब्न बतूता आया। इब्न बतूता ने अरबी भाषा में अपना वृत्तांत जो लिखा उसका पुस्तक का नाम लिखा रेहला। देखिए यहाँ रेहला लिखा हुआ है, रेहला इब्न बतूता का 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के एथी से आया था। इससे इब्न बतूता से बड़ी अच्छी जुड़ी हुई जानकारी है जो आपको हम बता दें हैं। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे जूना खा भी कहा जाता है, उसने दिल्ली का काजी, यानी काजी का मतलब कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। किसको, इब्न बतूता को ही। इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अन्य लेखक में आइएगा तो अन्य लेखक में आ जाता है कौन, तारानाथ आ जाता है, कंग्युतर और तंगुतर। देखिएगा 2 गो क्वेश्चन आता है तारानाथ का, तंगुतर था मार्को पोलो। तो मार्को पोलो में ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। देखिए भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं समझने के, बस इम्पोर्टेंट समझिए। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। स्तंभ लेख क्या है ये सब आपको हम बताएंगे। चलिए अब एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राचीनतम सिक्के को कौन सा सिक्का कहा जाता था, आहत सिक्का कहा जाता था। और इसी को साहित्य में कसारपन भी कहा गया है। साहित्य मतलब जो लेखन वाला शैली में कसारपन कहा गया है। चलिए अब आगे आते हैं, इसमें आपको हम समझा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें आप केवल ध्यान रखिएगा, ये जो क्रम होता है इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। टोटल क्रम कभी कभी इससे पूछता है, ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्रम पूछ लेता है, तो क्रम ध्यान में रहता है तो अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपसे ज़्यादा क्वेश्चन यही करता है आजकल कि अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ईपीग्राफी कहा जाता है। देखिए यहाँ ईपीग्राफी कहा जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को देखिएगा, जो मंदिर कला शैली होती थी पहले उसका भी नाम होता था। तो उत्तर भारत की जो मंदिरों की कला शैली थी, इसमें क्या किया गया था कि उत्तर में जो है उसे नागर शैली के नाम से, दक्षिण में जो द्रविड़, और बीच मध्य भारत में जो पाया जाता था उसे नागर शैली के नाम से जाना जाता था, नागर। तो इतना ध्यान रखिएगा। नहीं, यहाँ बीच में जो होगा बेसर शैली के नाम से, शैलियों दोनों शैली के बीच में नागर यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नागर और द्रविड़ दोनों के बीच में जो होगा उसे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है, बेसर शैली। अब आगे आते हैं, पंचायतन मंदिर किसे कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा केवल कि पंचायतन मंदिर उसे बोलते हैं जो एक मुख्य मंदिर 4 मंदिरों से घिरा हुआ रहता है। क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कहाँ है, तो कंदरिया का मंदिर है। चलिए और आपको हम बताते हैं, कंदरिया का महादेव मंदिर। देखिए कंदरिया का महादेव मंदिर खजुराहो में है,
बगदेश्वर का मंदिर भुवनेश्वर में है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब मंदिर एक मंदिर है 4 मंदिर से घिरा हुआ है। उसके बाद में दूसरा स्टार्ट करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता उसे प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जिसमें लिखित मिलता है उसे इतिहास बोला जाता है, जिसमें आधा लिखित बोला जाता है उसे अर्ध इतिहास बोला जाता है। ज्ञानी मानव का निर्माण इस पृथ्वी पर, जिसे होमो सैपियंस कहते हैं, लगभग 30 से 40 वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। पूरा पाषाण युग किसे बोलते हैं, चाहे पूरा पाषाण काल युग किसे कहते हैं। देखिए इस पाषाण काल में क्या होता था, मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य का जीने का मुख्य आधार शिकार था। इस काल में मनोरंजन के रूप में शिकार करना, पशु को मारना, ये सब होता था। आग का आविष्कार पुरान पाषाण काल में हुआ था, जबकि पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई, यानी रहने की। सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया, जिसके द्वारा कुल्हाड़ी बनाया गया। अब कुल्हाड़ी का जो मुख्य स्थल है अतिरकम में बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब उतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन पूछता है कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल से हुआ था। बलूचिस्तान अवस्थित है, ये अन्न के लिए मेहरगढ़ है। सबसे प्रयुक्त प्राचीन फसल गेहूं था। पहली फसल देखिएगा गेहूं को बनाया गया था, और दूसरा में जौ था। लेकिन सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज के रूप में चावल था सर्वप्रथम। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ में सबसे पहले कृषि हुआ था। कोल्डिहवा में चावल का प्राचीन साक्ष्य मिलता है। बस इतना ध्यान रखना है। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट बुशफूट ने किया था। 1863 ईसा पूर्व में औजारों की खोज की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। अब आते हैं, आपको हम सिंधु सभ्यता के बारे में बताते हैं कि सिंधु सभ्यता क्या है। तो देखिएगा सिंधु सभ्यता जो है एक ये नगरीय सभ्यता थी। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन संश्लेषण के द्वारा सिंधु सभ्यता का आविष्कार हुआ था। यहाँ 2400 लिखा है, लेकिन 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 तक ले अच्छा माना जाता है। ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। इसका आकार त्रिभुजाकार है, और इसका खोज किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था 1921 ईस्वी में। अब यहाँ सिंधु सभ्यता के आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग को किस में रखा है, देखिए कांस्य युग में रखा गया है, चाहे आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमि सागरीय थे। तो द्रविड़ लोग कहलाए थे, सिंधु सभ्यता के निवासी द्रविड़ लोग कहलाए थे। यहाँ देखिए सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महादेव 1924 में सिंधु सभ्यता का नाम एक उत्तर नगरीय सभ्यता पाए जाने में विधिवत घोषणा की थी। सिंधु सभ्यता कौन सा सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। बस आपको इतना याद रखना है। ये चौहदी के बारे में है। चलिए आगे आते हैं इसमें। अब ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता में जो उत्खनन के समय मिले थे, इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। उसमें बड़ा बड़ा नगर क्या था, तब मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, गनगरी वाला था, धौलावीरा था, राखीगढ़ था, कलिबंगन था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो ये कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है। चलिए आगे आते हैं इसमें। हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं। भारत में अगर पूछेगा तो गुजरात में मिले हैं। अब राखीगढ़ का खोज किसने किया था, तो याद रखना आपको सूरजभान ने खोज किया था 1953 ईस्वी में। ये कहाँ है, घंघर नदी के हिसार जिला में, घंघर नदी के हिसार जिला में स्थित हरियाणा में है ये। अब लोथल सुतकोता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ईंट का साक्ष्य कलिबंगन से प्राप्त हुआ था। स्नानगार का मोहनजोदड़ो से। ये लंबाई चौड़ाई इसमें बताया गया है, कितना लंबाई कितना चौड़ाई था, इसको देख लीजिए। अगिन कुंड लोथल एवं कलिबंगन से प्राप्त हुए थे। बस इम्पोर्टेंट जो है वहाँ हम चिन्ह लगा के आगे से ही रख दिए हैं, आप उसको केवल देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली थी, यानी नर्तकी की डांस करती हुई एक मूर्ति मिला हुआ था, नाचते हुए लड़की का एक मूर्ति मिला था मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंखली पशु का आंकलन मिलता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मनके बनाने के कारखाने लोथल और चुहंदरों से मिले हैं। अब यहाँ देखिए, ये पूरा स्थल को यहाँ बताने का हम प्रयास किए हैं। तो प्रमुख स्थल जो था वो और उसका नदी, उसके जो नदी थे पास में वो, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा तरावी नदी कहाँ है, जगह पूछता है मोहनजोदड़ो सिंधु चुहंदरो, तो इसके लिए भूल जाता है आदमी। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक ट्रिक आपको बना दिया है, देखिएगा यहाँ एक छोटा सा ट्रिक बना दिए हैं, इसके माध्यम से आप आसानी से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ हम बता दे रहे हैं ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं कि हम चुकाली को रंग रूप लोथल और सुबोध से मिलाते हैं। अब कहिएगा ये कैसे है, तो ह से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, चू से चुकाली, चुहंदरो, देखिए यहाँ चू से चुहंदरो, काली से कालीबंगन, उसके बाद में को से कोट दीजिए, यहाँ देखिए 5 नंबर में है। रंग से रंगपुर, देखिए यहाँ रंग से रंगपुर, रूप से रोपर, लोथल से लोथल यहाँ है। उसके बाद में और जो लिखे हैं, और से आलमगीरपुर, सू से देखिएगा यहाँ क्या है, सू से है सुतकांगडोर। उसके बाद में ब से देखिएगा, ब से क्या है, ब से है बनमाली। और फाइनली देखिए यहाँ क्या है, उसके बाद में ध से है धौला बीरा, से है सातका, और बाकी सबको साइलेंट है। और वैसे ही नदी का है, र से रावी नदी, यहाँ देखिए र से सी से सिंधु, सिंधु, घग्घर, सिंधु, मादर, सतलज, भोगवा नदी, हिदार नदी, इस तरह से दासक नदी, गंगोई नदी, लूनी नदी, सब इस पर सेट हो जाएगा। तो ये अपने से हम बनाए हैं, आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि बेहतरीन होगा याद करने में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिलेगा सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। और सुमेरिया की सभ्यता उस समय था, यह ध्यान रखिएगा, ग्रीक पत्ती थी, ये सब क्वेश्चन में पूछता है। लोथल नगर से केवल घर और इसका देखिएगा गेहूं फसल सबसे पहले था, दूसरा जौ था। सैधव शहद का उपयोग करते थे मिठास के लिए। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जितना इम्पोर्टेंट है हम आपको बताते चल रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। इसमें सैधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे, सैधववासी के यानी सिंधुवासी का ही है। और ये देखिए काले, क्या सिंधुवासी क्या करते थे, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, लोहा का खोज यहाँ नहीं हुआ था, इसलिए तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा का तो खोज हुआ ही नहीं था सिंधु सभ्यता में। कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन एकमात्र हर्पकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों को रहने के लिए भी था, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। पर्दा प्रथा को, वेश्यावृत्ति को सिंधु सभ्यता में परिचित थी। एक चीज इम्पोर्टेंट है, शवों को जलाने एवं गाड़ने की दोनों प्रथाएं। तो हड़प्पा में क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। और मोहनजोदड़ो में देखिए जोद्रो र आ रहा है तो जलाया जाता था, ट्रिक याद रखिएगा। और लोथल और कलीबंगन में समाधियां मिली है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में आ जाते हैं वैदिक सभ्यता, इसे एक ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वैदिक सभ्यता जो था इसे 2 भागों में बांटा गया है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कितना, 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व तक। अब आइए 1500 से लेके 1000 तक, तब 1500 से लेके 600 तक ले आप पढ़ेंगे, 600 तक। 1500 से 1000 तक को ऋग वैदिक काल कहा जाता है, और 1000 से 600 तक लेकर उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है, मध्य एशिया याद रखिएगा, आर्य का मुख्य निवास मध्य एशिया को वैदिक सभ्यता कहलाई। इस आर्य को क्या कहा गया, वैदिक सभ्यता, जो एक ग्रामीण सभ्यता थी।
बस इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको बस इसमें राजन, जन, ग्रामीण ये सब मुखिया होता था, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बस। चलिए आगे आते हैं। इसमें गाय को तो उसमें जाने कि धन्य का मतलब क्या होता है। एक चीज यहाँ इम्पोर्टेंट है, दशराग युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में की गई है। उसमें कौन किसके किसके बीच लड़ाई हुआ था तब। यह युद्ध परुष्णी रावी, जिसे रावी नदी कहते हैं, नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुआ था। उपनिषद की संख्या कितना होता है, रखिएगा 108, पुराणों की संख्या या महापुराण का या 18, वेदांग 6 आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं इस वीडियो में पहले। वर्ण 4 के बारे में ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। चलिए आगे इसमें आते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में क्या था, कृषि, और वैदिक सभ्यता में पशुपालन, प्रमुख व्यवसाय के रूप में पशुपालन। यहाँ ध्यान रखिएगा पितृ प्रधान इसमें माना जाता था, इसमें मुखिया को मेन माना जाता था, घर के सदस्य के मेन मुखिया के रूप में माना जाता था। चलिए आगे आते हैं। इसमें इतना एक ये याद रखिएगा, दर्शन वाला चरवाक ऋषि, दर्शन जो था चरवाक ऋषि, चरवाक ने किया था, योग पतंजलि ने किया था, सांख्य कपिल मुनि ने, और न्याय गौतम मुनि ने, जैमिनी ने पूर्व मीमांसा को, उत्तर मीमांसा को बदनारायण, उलगु को कनाद, और वैशेषिक को कनाद और उलगु ने रचना की थी। ये प्रवर्तक का नाम है और ये दर्शन का नाम है। पूछेगा दर्शन यानी ये पूछता है कि योग दर्शन किसने, तब पतंजलि ने। इस तरह से नाम याद रखिएगा। देखिए पशुपालन हम ऊपर कर दिए हैं। अधान्य शब्द को गाय को ना मारने वाला किया जाता था इसमें, तो ज़्यादा इधर इम्पोर्टेंट नहीं है। एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी गई है। ऋग्वेद में अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती है, और ऋग्वेद में गंगा को 1 बार, यमुना को 3 बार देखिएगा उपयोग किया जाए, नाम लिया गया है, उसमें उल्लेख किया गया है। सिंधु को अनेकों बार उपयोग यानी सबसे अधिक बार उपयोग किया गया है। नदी का कुछ पुराना नाम है, इसको आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। ये प्राचीन नाम है और ये इसका आधुनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट इसमें है कि सांख्य दर्शन अभी बताएं जिसका कपिल मुनि ने किया था। इसमें मात्र सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। इसमें मात्र 25 तत्वों का उल्लेख किया गया, जिसमें प्रकृति को पहला तत्व माना गया है। सत्य में जयते मंडूक उपनिषद से लिया गया है, जिसमें यज्ञ को फूटी नाव की बराबर कहा गया है। यानी सत्य में जयते में मंडूक उपनिषद में यज्ञ जो होता है उसे फूटी नाव से तुलना किया गया है। गायत्री मंत्र के बारे में आपको तो हम बता दिए हैं। निमि ने सबसे पहले शुरू किया था। देखिए श्रद्धा प्रथा निमि ने शुरू किया था। महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था, इतना याद रखना है। अब आते हैं फाइनली महाजनपद, ये कब हुआ जी, तो 6ठी शताब्दी में। इसका बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी में इसका भारतवर्ष 16 महाजनपद में बट गया। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तब एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें इसका मिलता है। अंगुत्तर निकाय में ये अंग, मगध, काशी, तो इसमें देखिएगा ये 3 जो था ना, ये 3 बिहार में था। ये तीनों अंग, मगध और वज्जी, जैसे वैशाली ये मिथिला में था। ये 3 गो जो था, देखिए यहाँ हम कर दे रहे हैं, ये 3 गो जो था ये आपका फाइनली ये तीनों बिहार में था। तो इसमें ध्यान रखना है कि किस तरह से कौन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जैन धर्म हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट केवल देख लेंगे इसे। इसमें 24 देखिएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए, ऋषभ देव हुए। इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। 23वें के रूप में पार्श्वनाथ को माना गया है, और 24वें के रूप में देखिएगा एवं अंतिम महावीर स्वामी को माना गया है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया था। और देखिए महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ज्ञान कुल के थे, गायत्री कुल के ये सरदार थे। माता का यशोदा नाम था। उसके बाद में पत्नी का यशोदा नाम था। माता का नाम था ये त्रिशला। देखिए माता का नाम त्रिशला चेटक की बहन थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी इनकी माता।
एक पुत्री हुआ इनका, इनका नाम था अनुजा प्रियदर्शी। महावीर का पत्नी का नाम था यशोदा। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से संन्यास स्वीकार किया था बोलकर। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जाम्बरी के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिसमें विजेता, पूज्य और बंधनहीन, जिसे निग्रंथ कहा जाता है, निग्रंथ, जीन और अहर्ता कहा गया इन्हें। महावीर उपदेश जो दिए हैं प्रकृति अर्धमगधी भाषा में दिए। इनका जो लड़की का अपना शादी किए उसका नाम था जामिल, यानी अनुजा प्रियदर्शी का जिससे शादी किए जामिल था। महावीर अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। इम्पोर्टेंट केवल समझ लेते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछेगा ऋषभ देव का पहचान चिन्ह साढ़ था और 23वें का सर्प था और इनका सिंह था। बस इतना ध्यान रखना है। इनके मरने के बाद में जैन तीर्थकों ने इनके मरने के बाद में लगभग देखिए 300 ईसा पूर्व के बाद पहले ही इनका 12 वर्षों के भीषण अकाल पड़ा था मगध में, जिसमें इनके शिष्य स्थूलभद्र को छोड़कर भद्रबाहु ने कर्नाटक चले गए, जिनके कारण कर्नाटक जाने के बाद में ये 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। देखिए श्वेतांबर तो दिगंबर नामक जो था 2 संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए श्वेतांबर कहा गया इनको। और भद्रबाहु जो था शिष्य नंगे रहते थे, इसलिए दिगंबर उन्हें कहा गया। इसमें भी संगीतिया हुआ था, तो प्रथम संगीत 300 ईसा पूर्व में हुआ, द्वितीय 6वीं शताब्दी में इसका ये अध्यक्ष थे। इसमें थोड़ा सा जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बस ज़्यादा नहीं, इतना बस जान लीजिए फटाफट, ज़्यादा कुछ इसमें उतना नहीं है इम्पोर्टेंट। अब आते हैं बौद्ध धर्म। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी के राजगीर में हो गया था। राजगीर में यानी कितना वर्ष के बाद? 72 वर्ष ये जिंदा रहे, उसके बाद में मर गया। चलिए आगे आते हैं बौद्ध धर्म को। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से, यानी एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। जन्म ये देखिए कमल का चिन्ह होता है प्रतीक, गृह घोड़ा, ज्ञान की पीपल वृक्ष, निर्वाण की प्राप्ति, यानी घटना जो है निर्वाण और मृत्यु से मिलेगा आपको। तो ये सबका एक पहचान चिन्ह है। चलिए इसमें आगे आते हैं, अब हम लोग समझते हैं आगे आकर। इसमें देखिए क्या है कि इनके पिता का नाम सुद्योधन था। इनका जन्म जो हुआ था देखिए कपिल वस्तु के 563 ईसा पूर्व में, कपिल वस्तु के कुलुम्बरी नामक स्थान में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये अब तो इतना ध्यान रखिएगा। माता का नाम क्या था? माया देवी, जो इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही मर गई थी। लालन पालन इनका सौतेली माता प्रजापति गौतमी की थी, इसीलिए इनका नाम गौतम आगे चल के पड़ा। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई। एक बेटा हुआ राहुल, यशोधरा नामक से लड़की से शादी हुआ था इनका। और उसके बाद में गृह त्याग का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए। बुढ़ा व्यक्ति, 4 व्यक्ति इन्हें मिला था जब घर से बाहर निकले थे। 4 चीज़ देखने के लिए मिला, जिससे इनको लगा कि ये जीवन तो दुखमय भरा हुआ है। और वहाँ से ये जीवन संन्यास अपना 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए। तब बौद्ध धर्म में जो घर से निकले उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और इन्होंने सांख्य दर्शन की अलार्म कलाम से शिक्षा ली थी। तो पहला गुरु कौन हुआ इनका? अलार कलाम, इतना याद रखिए गौतम। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वह स्थान देखिए, उसके बाद में बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया कहलाया। इतना याद रखिएगा। अब इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में ऋषि पत्तनम में, उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। इतना याद रखिएगा। इन्होंने जो उपदेश दिया पाली भाषा में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका है।
आगे टेस्ट में आपको ये मिलेगा, तो इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंदुसार, प्रसेनजीत, उदयन के समय ये थे। और 80 वर्ष की अवस्था में 463 ईसा पूर्व में कुशीनारा में देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा भोजन अर्पित में इनका खाने से मृत्यु हो गया था, जिसलिए मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। बस आगे आते हैं। बौद्ध धर्म में 3 पिटक मिलेगा, 3 पिटक, एक विनय पिटक मिलेगा, एक सूत पिटक मिलेगा, एक अभिधम पिटक मिलेगा। तीनों पिटक की भाषा जो थी पाली थी, इतना बस ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, लेकिन आत्मा के परिकल्पना भी नहीं है। उपनिषद से इन्होंने कहा है कि विश्व दुखों से भरा, ये कहाँ से लिए? उपनिषद से। बस अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ, इतना ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में कितने संगतियाँ होती थी? 4 संगतियाँ। पहला जो हुआ था कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। उसका दूसरा हुआ था 483 में, 383 में, और तीसरा हुआ 255 में, और चौथा हुआ प्रथम शताब्दी में, जिसका कनिष्क। ये सब शासक था। कब कब हुआ था शासक, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा। बस हिनायन महायान पहले ही बता चुके हैं कि इन्हीं के ग्रंथ से था। इनके मरने के बाद में चारों संगतिया के बाद में ये बट गया, हिनायन और महायान। महायान संप्रदाय का बोधिसत्व था और हिनायन का अहर्त पद था। बस इतना याद रखना है आप। अब आते हैं इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इससे क्वेश्चन 1-2 को पूछ लेता है। तब 570 ईसा पूर्व में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था किनका? हजरत मोहम्मद साहब का। इस्लाम का संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद साहब थे। 570 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 610 में इनको हीरा नामक गुफा में क्या कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और 712 ईस्वी में भारत में ये प्रवेश किए थे मुसलमान। तो आगे हम आपको बता, देखिए यहाँ आपको हम दिखा भी दे रहे हैं कि 712 ईस्वी में अरबों ने, वही मुसलमान को ही बोला जाता है, सिंध जीत लिया था और यहाँ भारत में 712 ईस्वी में आए थे। तो अभी लगभग देख लीजिए कितना वर्ष हो गए, ज़्यादा दिन आया हुआ नहीं हुआ। देखिए अब क्या है, यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं इस्लाम धर्म का। देखिए इस्लाम धर्म का संस्थापक ईसा मसीह था। बाइबल ग्रंथ होता है और क्रॉस इसका चिन्ह होता है, याद रखिएगा। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इनका माता का नाम मेरी, पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम वर्ष 30 वर्ष तक ले बढ़ाई के रूप में नाजरेथम बेर्थेलम में गुजारा था। इन्होंने प्रथम 2 शिष्य को बनाया था, एंथ्रुस और पीटर। इनको जो सूली पर चढ़ाया था रोमन गवर्नर पोंटियस था। 19 अप्रैल को चढ़ाया था, जिसे गुड फ्राइडे आज मनाया जाता है। क्रॉस चिन्ह होता है, माता पिता को इसमें पवित्र माना जाता है। उसके बाद में फारसी आ जाइएगा तो पैगंबर जरथुस ईरानी थे। इसका संपादक जयवेता अश्वेता ग्रंथ होता है इसका प्रमुख, ज़्यादा नहीं है। अब देखिए मगध राज्य पर उत्कर्ष, यानी जो मगध पर शासन किया, तो सबसे पहले जो शासन किया था बृहद्रथ ने किया। उसके बाद में गिरिब्रज पर उन्होंने किया था, राजगिरी पर। जारासंध का बृहद्रथ पुत्र था। उसके बाद में बिंदुसार आया, तो बिंदुसार ने किया था 544 ईसा पूर्व में। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए तो आगे इसमें हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं अजात शत्रु का उपनाम खुनिक था। और यहाँ उतना नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का कौन क्या था? अंतिम शासक नागा। देखिए हर्यक वंश का अंतिम शासक राजा उदयन का पुत्र नागा दशक था, ये थोड़ा सा याद रखना है। और बिंबिसार ने इसका ये किया था, संस्थापक के रूप में था। ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ है सिकंदर। सिकंदर का जन्म 556 ईसा पूर्व में हुआ था। फिलिप इसका पिता का नाम था। और भारत में कब आया था? देखिए 326 ईसा पूर्व में ये भारत विजय का अभियान किया था, आया था। सेलुकस निकेटर इसका सेनापति था। और उसके बाद में यहाँ देखिएगा कि झेलम नदी के तट पर ये युद्ध के लिए किससे युद्ध किया? हाइडे स्पिन के नाम से जाना जाता है सिकंदर। और पंजाब के शासक
पोरस के साथ ये युद्ध हुआ था, जो हाइडे स्पिन के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिम तट पर जाने से पहुंचकर इनकार कर दिया। देखिए, सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। और देखिए, इसका मृत्यु 383 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया, 33 वर्ष की अवस्था में ज्वर के कारण, यानी खांसी के कारण इसका मृत्यु हो गया था। इसका जो घोड़ा था, प्रिय घोड़ा बहुकेफला था, जिसके नाम पर ये नगर भी बसाया था। ये मौर्य वंश में आ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का है, 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का। और नीचे आइएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य भी स्थापित किया भारत के। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें खाली थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको एक बार देख लीजिए। देखिए, अब बिंदुसार था, तो ये मौर्य वंश में ही आता है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त, ये मौर्य वंश में ही आता है। उसके बाद में आगे जब आइएगा तो अशोक मिलेगा। अशोक, देखिए अशोक, इन्हीं के समय शिलालेख का वर्णन, अशोक से क्वेश्चन आता है, 13वें शिलालेख का वर्णन। तो शिलालेख के बारे में हम इसमें आपको बता रहे हैं। अशोक, देखिएगा, उपगुप्त नामक व्यक्ति का इन्होंने बौद्ध धर्म कब दीक्षा लिया था? उपगुप्त के नामक व्यक्ति ने जब भाषण दे रहा था तो उसको सुनकर इन्होंने लिया था। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप आइए शिलालेख, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि किस शिलालेख के कारण अशोक का परिवर्तन हुआ था? तो यहाँ देखिए 13वें शिलालेख धाम नीति के, यहाँ हम चिन्ह भी लगा दिए हैं। धाम नीति के कारण इन्होंने अपने परिवर्तन किया था मत को, 13वें शिलालेख। इतना ध्यान रखना है केवल। एक चीज और आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि इस शिलालेख का खोज कब और कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, तो इसके बारे में भी चलिए हम बता दें। देखिए, यहाँ बता रहे हैं, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पान्थेटियर फैंथेलर ने किया था और इनकी संख्या 14 बताई जाती है। और सबसे पहले शिलालेख को 1837 में प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको। अब आइए फाइनली देखिए, हम लोग केवल दक्षिण भारत को छोड़कर और गुप्त वंश को थोड़ा सा छोड़कर, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा उसको। फाइनली पूरा प्राचीन भारत को हम लोग देख लिए। अब आ गए हैं फाइनली टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाकर आप देखिए कितना क्या पढ़े हैं और कितना आप सही आंसर लगा पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत हो रही है आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता है। तो अभी हम बताए हैं उस समय कि 2500 से लेके 1500 तक। ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इसको ये भी लगा सकते हैं आप, यानी बी नंबर ये हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बोला जाता है, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तब मुख्य कार्यकाल कितना था? 2500 से लेके 1500 तक, लेकिन नहीं ऑप्शन में, तो इसको लगा दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपको दिखाए हैं वहाँ की चीनी सभ्यता तो थी ही, ग्रीक के सभ्यता, मिस्र के सभ्यता, मेसोपोटामिया आपको बताएं, ग्रीक के सभ्यता नहीं थी। यानी सही आंसर जो आपका हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, ग्रीक के सभ्यता नहीं थी। 3 नंबर में आ जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये थोड़ा सा हम उसमें नहीं बता पाए हैं, लेकिन याद रखिएगा, पंजाब से राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंधु सभ्यता, बलूचिस्तान, यहाँ तक थी। तो सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे ये 4 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये सुदगोड्डा में बताए हैं, सुदगोड्डा। और आपको वहाँ बताया गया है का सुदगोड्डा के साथ जो था लोथल, दोनों था एक साथ, लेकिन लोथल में नहीं, सुदगोड्डा में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनमाली और मांडा ये सब क्या था? कालीबंगन से ईंट का साक्ष्य मिला था, ये ध्यान रखिएगा। बनमाली से ये सब आपको उसमें बताएं। चलिए 5 नंबर में आ जाएगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। सिंधु घाटी जो है ये कहाँ है? राजस्थान में। गुजरात, तो गुजरात में कौन था? लोथल था, ये ध्यान रखिएगा, लोथल। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, तो ये तो बताया गया इसका पहचान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मोहरों पर के रूप में किया जाता था? 6 नंबर में है, किस
सेलखड़ी का किया जाता था उपयोग। सेलखड़ी का उस समय जो बनता था, क्योंकि लोहा तो था ही नहीं उस समय, लोहा नहीं था। तांबा का खोज बाद में हुआ था, कांसा तो था ही नहीं, तो सेलखड़ी का उपयोग। हड़प्पा सभ्यता युग की थी, हड़प्पा किस युग के थी? तो कांस्य युग के, उसमें बताए हैं हम, कांस्य युग के थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग में रखा है? कांस्य युग में। 9% में तो पहिया का हुआ था, पूरा पसंद आग में हुआ था, आग का हुआ था, और 9% का तो वैदिक आ गया, आप उसमें ध्यान रखिएगा। चलिए 8 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उसमें हम बताए हैं कृषि। तो यहाँ कृषि और व्यापार दोनों हो सकता है, तो यहाँ आप व्यापार लगा दीजिए, कृषि दोनों हो जाएगा, लेकिन प्रमुख रूप से व्यापार भी था, क्योंकि कृषि का रूप व्यापार के रूप में किया जाता था। तो इतना ध्यान रखिएगा इसमें आप। चलिए आगे आते हैं, आगे देख लेते हैं आगे क्या कर रहा है इसमें। देखिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे नगरीय थे, और वैदिक सभ्यता के जो ग्रामीण थे। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? शहरी यानी नगरीय। 10 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर था ईंटों से बनाए जाते थे। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्खनन में सर्वप्रथम थे? यानी हड़प्पावासी किस वस्तु के? तो कपास के उत्पादन में तो कपास के थे। 12 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो आपको बताया था वहाँ दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा का खोज। सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी बंदरगाह किसको माना गया है? तो आपको पहले ही बताया सुतकोंगा को और लोथल को। तो लोथल सही आंसर कौन हो जाएगा? 13 का आपका हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर में देखिएगा, 14 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, पैमाने की खोज यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुआ था? 14 नंबर जो आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल में हुआ था, इसका खोज लोथल में। 15 नंबर जो कह रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्णों में बटा हुआ था? तो हड़प्पा कालीन जो था ये बटा हुआ था विद्वान, योद्धा और व्यापारी में, व्यापारी के रूप में बदला हुआ था। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग आते जा रहे हैं। चलिए अभी और है आगे आइए। अब आइए फाइनली हम लोग आ गए हैं वैदिक संस्कृति में। वो तो हम ऋग वैदिक में थे, अब वैदिक संस्कृति में आ गए हैं। इसका पूरा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल को कहाँ से दर्शाया गया है? तो 1500 से लेके 1000 तक। किससे? 1500 से लेकर 1000 तक, इतना ध्यान रखिएगा। ये 1000 यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 3 नंबर जो दे रहा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है आपका श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए ये जो है आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, वीर या योद्धा, यज्ञकर्ता, ये जो दिया हुआ है, तो इसका मतलब आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चौथा में कह रहा है कि प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 4 नंबर का जो कह रहा है, तो कह रहा है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी करते थे, कई झुंडों में भारत आए थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। हाँ ये जो ठीक है, मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यानी ये कथन सही नहीं है जी। हाँ और सब तो ठीक है, ये देखिए तीनों ये सही है कि ये वो करते थे, लेकिन ये नहीं करते थे, क्योंकि ये तो नगरीय सभ्यता में थे ही नहीं, ये ग्रामीण सभ्यता में थे। आइए 5 नंबर में, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? 5 नंबर का है कि नहीं था, तो तंबाकू का नहीं था, बाकी सबका था। उत्तर वैदिक काल में विरोधियों और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्याय को किस नाम से जाना जाता था? 6 नंबर जो क्वेश्चन है, किस नाम से? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था, यानी 6 का बी नंबर होगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक जो गणित होता था उसका महत्वपूर्ण अंग किसे माना गया है? तो सुलु सूत्र को माना गया है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है?
प्राचीन के बारे में, तो प्राचीन के बारे में आपको पहले ही बताया है कि किस वेद में है, ऋग्वेद में है। अब यहाँ आइएगा, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल के लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको हम वेद बताए हैं उसमें, उसके बाद में बताया है कि ऋग्वेद के बाद में शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, तो ब्राह्मण, उसके बाद में कौन हो जाएगा, आर्णकन्यन, उसके बाद में हो जाएगा उपनिषद, लास्ट में उपनिषद की संख्या 108। तो सही आंसर आपका ए नंबर। वेदों की संख्या कितनी है, तो आपको बताए हैं 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहलाते हैं, वेदत्री के कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, हम उसमें न बता पाए हैं, अथर्ववेद को छोड़कर बाकी सभी जो होते हैं वेदत्री कहलाते हैं। तो कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसमें अथर्ववेद नहीं हो। भारत के राज्य चिन्ह परित होने वाला शब्द सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो उसमें आपको हम बताए हैं मंडूक उपनिषद से, मंडूक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या था मुख्य व्यवसाय, तो पशुपालन या कृषि। तो ऋग्वैदिक का बोल रहा है, केवल ऋग्वेदी का बोलता, पुराना सबसे पुराना तात्विक का तो कृषि देते। भारतीय संगीत, देखिए यहाँ कर रहा है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहते हैं भारतीय संगीत का, तो सामवेद को। संगीत के लिए तो सामवेद बनाएगा। उसके बाद में देखिए, प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है, तो मनु को 15 का ए नंबर। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। अब देखिए फाइनली हम लोग आ गए हैं महाजनपद काल में, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ था, जिसे अंगुत्तर निकाय में चर्चा की गई है। तो उसमें हम लोग आ जाते हैं महाजनपद काल में। महाजनपद काल में देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन दे रहा है इसमें कि सुमेलित करिए, जनपद और राजधानी उसका सुमेलित करिए। तो देखिए गंधार की राजधानी यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ था, तो गंधार की राजधानी जो था आपका तक्षशिला था, गंधार की राजधानी तक्षशिला। उसके बाद में सूरसेन की राजधानी, तो ये मथुरा में था। उसके बाद में वत्स की राजधानी, तो ये था कौशाम्बिक में, और एक बच गया तो ये लगा दीजिए इसमें श्रावस्ती में, कौशल की। तो ये कौन मिल गया जी, 4 1 2 3, यानी ए नंबर में आ गया आपका सही आंसर, 1 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, आपको और हम दिखाते हैं अभी क्वेश्चन इसमें। देखिए इसमें आगे आइएगा तो क्या है क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आगे वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था, हर्यक वंश के किस शासक को। तो 2 का सही आंसर कौन हो जाएगा आपका, अजातशत्रु को। उसमें बताए हैं अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इस वाला क्वेश्चन में देखिएगा आप, 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर का स्थापना किया था। उदयन ने किया था, ये उदयन ने किया था। 4था नंबर क्वेश्चन कर रहा है शिशुनाग वंश का वह शासक था जिस समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, उसे काकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो वैशाली में द्वितीय तक काला सुख के समय हुआ था, 4 का बी नंबर, काला सुख के समय। इसी से आप पकड़ लीजिएगा यहाँ, तो आप काला सुख के समय हुआ था जी। तो 5 नंबर आते हैं क्वेश्चन। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुआ था, तो अभी बताए हैं हम उसमें बेबीलोन में, ज्वार के कारण हो गया था मृत्यु बेबीलोन में। आगे देखिएगा इसमें क्वेश्चन कर रहा है सिकंदर महान एवं पोरस राजा के बीच किस नदी के तट पर लड़ाई हुआ था। तो जो नदी पर लड़ाई हुआ था जिसे हाइडे स्पिन के नाम से हम लोग जानते हैं, उस नदी का नाम यहाँ पूछ रहा है कि अब बताइए कहाँ हुआ था। तो वो झेलम नदी था, परुष्णी नदी के नाम से जानते हैं, झेलम नदी।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार का मृदभांड यानी पाटरी बोलते हैं भारत में द्वितीय नगरीय शहरी के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। किस प्रकार का जो होता है माना जाता है, तो इसका उत्तरी काले पासिकल बर्तन का होता है। तो इससे क्वेश्चन जुड़ने वाला क्वेश्चन जितना था हम लोग लगाए। चलिए आगे आते। अब देखिए फाइनली हम लोग आ गए हैं धार्मिक आंदोलन में। शॉर्ट में लगाते चल रहे हैं सभी का। देखिए जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे, तो 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो 3 पिटक किसका है। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 पिटक जो धर्म ग्रंथ है ये किसका है, तो अभिधम्म सूत ये सब जो है आपका बौद्ध में आता है। किस में आता है, बौद्धों का है ये ग्रंथ। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। तब आपको अभी हम बताए हैं कुशीनारा में उनका मृत्यु जो हुआ था। 3 का ए नंबर कुशीनारा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 3 के बाद में आ जाते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए यहाँ देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए फाइनली चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था, तो धर्मपाल ने कराया था। ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति, तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के द्वारा। कौन था, अशोक के द्वारा किया गया था। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुआ था, तो पाली में हुआ था। आपको पहले भी बताए हैं हम। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग ये लगा चुके। आगे चलिए। तो आइए फाइनली अब हम लोग विविध प्रश्न लगा लेते हैं। टोटल से जो जुड़ा हुआ है वो टोटल से विविध प्रश्न क्या है, किस तरह से हो रहा है, आइए पूरा इसमें हम लोग लगाते हैं। और सभी से जुड़ा हुआ है इसमें प्रश्न, आप भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा लगाइए इसमें। देखिए क्या हो रहा है। देखिए कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। कौन सबसे पहले आया था, तो मेगस्थनीज आया था, पहले ही आपको हम बताए हैं। उसके बाद में मेगस्थनीज के बाद में कौन आया था, तो फहियान, हेनसोंग, ये सब जो आपको, हेनसोंग तो यहीं के था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। विद्या अध्ययन का केंद्र जो था कौशाम्बिक नहीं था, डी नंबर। बाकी सब तो हिले था। शून्य का खोज किसने किया था, तो शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किए थे। लेकिन हाँ आर्यभट्ट ने किए थे, लेकिन गणित के रूप में वराहमिहिर का भी, भास्कर का, ये सब का भी नाम आता है। चलिए आगे आ जाते हैं। महापाषाण संस्कृति 1500 से 1000 हमें दक्षिण भारत से उस ऐतिहासिक युग का परिचित कराती है महापुराण काल में लाए जाने वाला। तो उसमें पूछ रहा है कि जो लाए जाने वाला सामान था उस समय क्या था, तब बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ को, बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ को। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, तो यह है पंचतंत्र का हो चुका है इतना। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका सिक्कों और धातुओं का अध्ययन होता है। न्यूमिस्टिक्स का मतलब होता है कि सिक्का का अध्ययन। चलिए आगे आ जाते हैं। हितोपदेश लेखक कौन है, इसका लेखक पूछ रहा है कि कौन है, बताए इसमें। तो 7 का नारायण पंडित थे इसका लेखक। और बाकी जो था विष्णु शर्मा थे, वो तो ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र का वो आ जाएगा विष्णु शर्मा। अब आगे आ जाते हैं। इसमें क्वेश्चन करता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। 8 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा भरत मुनि ने किया था। 8 का सही आंसर सी नंबर। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो विक्रम पूछेगा तो विक्रम कब से हुआ था, 9 का 58 से। लेकिन शक संवत पूछ दिया तो वह हुआ था 78 से।
जो अभी चलता है भारत में। तो कितना आसानी से हम लोग पूरे क्वेश्चन को लगा लिए। आप भी लगाइए, एक बार पूरे क्वेश्चन को आप देखिएगा कैसे लगा पा रहे हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लगभग 1 घंटे का ये वीडियो हो गया है, तो थोड़ा एक बार टाइम नहीं मिला 2 बार करके आप वीडियो को देखिए, लेकिन पूरा वॉच करिए। देखिए इसको टाइम लगेगा, लेकिन पूरा इसमें हम सेपरेट बनाने का प्रयास किए हैं। पूरे 1 घंटा में आपको बहुत कम मिलेगा जो इतना आपको समझा पाएगा। हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।